गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। हम अब पढ़ रहे हैं थे हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन कैसे होगी। उसमें हमने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हम किस तरीके से हेलो एल्कीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से सेकेंड पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम किस तरीके से हेलो एल्कीन्स या हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। द फर्स्ट पार्ट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें हमने देखा था कि हम यूवी लाइट के प्रेजेंस के अंदर जो हमारा हैलोजन मॉलिक्यूल था X2, वो क्लोरीन और ब्रोमीन जनरली की प्रेजेंस में हम कराते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हैं। तो हमारे जो मॉलिक्यूल था हैलोजन का वो ब्रेक होता था फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और उस फ्री रेडिकल के थ्रू हमारे जो थे हेलो प्रोडक्ट्स बनते थे, और वो 1 डिग्री 2 डिग्री प्रोडक्ट्स बनते थे, और जिसमें कोई मेजर प्रोडक्ट होता था और कोई माइनर प्रोडक्ट होता था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो हमने इसका कुछ पार्ट अपनी 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि सपोज करो हमने टॉलीन लिया है, ठीक है। तो टॉलीन क्या है, कॉमन नेम है मिथाइल बेंजीन का, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और ये बेंजीन है। तो मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम है दैट इज टॉलीन, जो कि बच्चों बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सबको पता भी होगा। तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो टॉलीन की जब कभी भी हम बच्चों रिएक्शन कराते हैं हैलोजन गैस से X2, ये X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो जब कभी भी X2 से हम रिएक्शन कराते हैं, हेलोजन के मॉलिक्यूल से हम रिएक्शन कराते हैं, X2 से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्कनेस। जो हम पहले वाली फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म करते थे बच्चों को किसकी प्रेजेंस में करते थे, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। और बच्चों ये वाली रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, डार्कनेस, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, डार्कनेस। तो डार्कनेस होनी चाहिए। तो क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर जो हमारा हैलोजन है वो जाके कार्बन से अटैच हो जाता है और एक हेलो एल्कीन्स या एक हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन करता है। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि जब कभी भी कोई मेरा हैलोजन का मॉलिक्यूल जो सिंगल बॉन्ड ऑफ सेम हैलोजन एटम से बना हुआ होगा, जैसे ये क्लोरीन से बनाया हो सकता है कि क्लोरीन और क्लोरीन का आपस में बॉन्ड। तो क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में हमेशा जो ये बॉन्ड है जो एक एक इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है वो फ्री रेडिकली टूटता है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम लेके जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एटम, मीन्स एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब कभी भी डार्कनेस में हम रिएक्शन कराते हैं और आयरन के प्रेजेंस में, तो ये आपस में बॉन्ड ब्रेक करते हैं और जो इन दोनों में से एक हेलोजन एटम उस बॉन्ड को अपनी तरफ लोकलाइज कर लेता है, मतलब अपनी तरफ खींच लेता है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों कि जो बॉन्ड है वो एक हेलोजन एटम अपनी तरफ खींच लेता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे वाले हेलोजन के पास क्या आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बच्चों हमारा हो गया इनिशिएशन स्टेप। ये कैसा स्टेप हो गया बच्चों, इनिशिएशन स्टेप हो गया। तो अब हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे इसी मैकेनिज्म के अंदर कि आगे हमारा कैसे होगा। तो बच्चों हमने अपना फर्स्ट पढ़ लिया था कि मैकेनिज्म के पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ था बच्चों। तो मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप के अंदर बच्चों जो हमारा हेलोजन एटम है वो ब्रेक हो गया था और एक नेगेटिव चार्ज वाला हेलोजन एटम बचा था एक पॉजिटिव वाला। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला हेलोजन एटम है बच्चों वो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। उसे क्या बोलते हैं, जब कभी भी रिएजेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम बच्चों उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है, क्योंकि उस पर खुद पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और वो किस पे अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वह सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, वो किसी एक एटम को सब्स्टिट्यूट करके वो खुद अटैच कर जाता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरीन पॉजिटिव बच्चों, ये इस टॉलीन कि एक किसी भी डबल बॉन्ड, जैसे इस डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, और इस डबल बॉन्ड पे अटैक करने के बाद क्या होता है कि इस डबल बॉन्ड पे वो जैसे ही अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, शिफ्ट होता है। तो वो जो डबल बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा या इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो हमेशा हमने पता है कि इलेक्ट्रॉन उस तरफ ही शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जिस तरफ भी शिफ्ट होगा उस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हमें हमेशा ध्यान है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट होता है कार्बन एटम पे, मैंने पहले भी पढ़ा है कि जो कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, मेरे कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए हमारा, मतलब ऐसे वाले कार्बन पे जाएगा। अगर मान लो बच्चों कि वो CH3 से दूसरे वाले कार्बन जो ये वाला है इस पे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, 2 डिग्री वाला कार्बन है। अगर मान लो ये इससे दूसरे वाले CH3 के साथ वाले कार्बन पे होगा तो इस पे कितने है, ये 3 डिग्री वाला कार्बन है क्योंकि इस पे 3 बॉन्ड अटैच हैं। तो इस पे अगर वो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना बच्चों, और दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये राइट की तरफ क्लॉकवाइज राइट वाले कार्बन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जिस कार्बन पे CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है उस पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो जाता है। और अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि इस कार्बन ये जो कार्बन है इसके साथ क्लोरीन अटैच है, दो ये बॉन्ड हो गए, और चौथा हमेशा हाइड्रोजन होता है क्योंकि टॉलीन में, टॉलीन या बेंजीन, बेंजीन की जो पूरी रिंग होती है उसमें क्या होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। हर एक कार्बन के पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं बच्चों। तो इस कार्बन का हाइड्रोजन ये है, तो ये हाइड्रोजन बच्चों क्या करेगा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस वाले कार्बन को, खुद H+ होके बाहर निकल जाएगा। खुद कैसे बाहर निकल जाएगा, H+ होके बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे दोबारा से बच्चों। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलके क्या बना लेंगे बच्चों, दोबारा से डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ क्लोरीन अटैच हो चुका है। तो इस तरीके से मेरा हेलो एरीन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये क्या है, एक रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये रिएक्शन उसी केसेस के अंदर होती है जहाँ पे उस हाइड्रोकार्बन के अंदर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हेलोएरिन। तो ये वाला जो क्लोरीन है ये CH3 के कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है बच्चों, मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये क्या, इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, ऑर्थोक्लोरोटोलीन। हमेशा याद रखें जब कभी भी आप CBSE में बोर्ड की क्लासेस में करेंगे तो हमेशा जो कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी रिएक्टेंट होगा, उन सब का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। चाहे आप उसका IUPAC नेम लिखें, चाहे आप उसका कॉमन नेम लिखें, आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो हमेशा आदत बनाएं उसके नाम लिखने की। इससे क्या होगा कि आपकी जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो भी अच्छे से आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसकी मैं एक क्लास लूँगा पक्का, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर आप हर कंपाउंड को आप लिखते रहना। तो ये एक प्रोडक्ट बना। और क्या हो सकता है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, कौन से वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड। तो ये वाला डबल बॉन्ड पे भी ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो अब ये जो डबल बॉन्ड है किस तरफ खींचेगा, किस तरफ डीलोकलाइज होगा, इस वाले कार्बन पे होगा या इस वाले कार्बन पे होगा। तो अब समझेंगे किस वाले पे होगा, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक बार आपको समझ आ गया कि डबल बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा, किस तरफ डीलोकलाइज होगा, तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल, मतलब एक बार ही आप मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन के बारे में समझ लें, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में समझ लें। इसीलिए 11th क्लास में बेसिक चीज़ें बताई जाती कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, कौन से पे वो स्टेबल होता है, क्या चीज़ें हैं, तो बहुत ज़रूरी हैं ये सब चीज़ें। तो ये वाला अगर मान लो ये जो डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज जो है, अब दोनों के दोनों 2 डिग्री वाले कार्बन हैं, लेकिन जो ये वाला जो कार्बन है इसके पास में CH3 ग्रुप है, इसके पास में क्या है CH3 ग्रुप है। लेकिन अगर इस वाले अगर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बगल में क्या है CH3 ग्रुप है। लेकिन अगर यही जो पॉजिटिव चार्ज है अगर वो यहाँ आता और नेगेटिव चार्ज यहाँ आता तो इस वाले पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता बच्चों तो ये वाला CH3 इस वाले से क्या हो जाता, दूर हो जाता, मतलब तीसरे पोजीशन पे हो जाता। और यहाँ वाले पॉजिटिव चार्ज से जो CH3 है वो दूसरी ही पोजीशन पे है। तो CH3 जितनी पास होगा उतना ही CH3 मिथाइल ग्रुप की क्या टेंडेंसी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन देने की, उतना ही वो कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में जब वो यहाँ होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस नेगेटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। और हमें पता है कि हाइड्रोजन भी होता है हर कार्बन के साथ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्लोरीन कौन से पोजीशन पे जुड़ गया बच्चों, कौन से पे जुड़ गया, पैरा पे। तो इसीलिए 2 प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज वन इज ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, वन इज पैरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल है कि इस तरीके से हमें मैकेनिज्म याद करनी है जिससे हमें बहुत इजी होगा फर्दर आगे के लिए, और ये मैकेनिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों अभी हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 2 ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, 2, एक ऑर्थो और एक पैरा। क्योंकि ऑर्थो और पैरा क्या है, आपस में आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, दो ऐसे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो वो आइसोमर्स होते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है कि दोनों में क्लोरीन और CH3 ग्रुप है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक में ऑर्थो पोजीशन पे हैं दोनों फंक्शन ग्रुप, एक में किस पे हैं बच्चों, एक में पैरा पे हैं। तो ये दोनों ऑर्थो और पैरा जो हमारे बने, ये इजीली हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जब हम रिएक्शन करा के हमें मान लो दोनों अलग अलग सेपरेट करने हैं तो हम वो इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट है तो इजीली हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कि हमने पढ़ा हुआ है पहली क्लासेस में कि जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है तो हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को। तो ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है ये क्लोरीन और ब्रोमीन, ये वाली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में सही रहती है, फ्लोरीन आयोडीन के केस में इतनी सही नहीं रहती। फ्लोरीन तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाता, कि वो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं कर पाता, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन आयोडीन के केस में क्या होता है कि आयोडीन बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो आयोडीन के केस में क्या होता है कि देखो हमें पता है कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा बच्चों एक्सेस में होगी मतलब उतनी खतरनाक वो भी, और जितनी मतलब बहुत ही कम हो जाए या बहुत ही चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो सही नहीं होती, इंटरमीडिएट सही होती है ना बच्चों। तो हमें ये भी पता है, तो हम इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव है बच्चों, लेकिन आयोडीन के केस में क्या होती है, रिएक्शन रिवर्सिबल। तो हमने बच्चों पढ़ा हुआ है रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। क्या होता है कि मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर होता है, मीन्स फॉरवर्ड भी प्रोडक्ट भी बन रहे हैं और वापस रिएक्टेंट भी बन रहे हैं, तो मतलब अच्छे से प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO4 यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, HX बनता है, मीन्स HCl HBr कुछ भी बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक H+ आयन रिलीज़ हुआ था, वो H+ आयन जो रिलीज़ हुआ था वो बचे हुए
जो है इलेक्ट्रो बचे हुए जो Cl- या Br- के साथ जुड़ के HCl या HBr बना लेता है। तो ये जो हमारे, तो इसके अंदर क्या बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक में, अगर आयोडीन होगा तो HI बनेगा। तो ये जो HI है हम उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लेते हैं ताकि ये HI जो है ऑक्सीडाइज हो जाए और वापस से I2 की फॉर्मेशन ना करे, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो वो वापस से रिएक्टेंट ही बनाना चालू कर देता है, I2 ही बनाना चालू कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए वो वापस से रिवर्सिबल ना हो, I2 बनाना ना चालू करें, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं बच्चों। मतलब ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोट डाउन करते रहने चाहिए। तो अब हम जो है इसमें हमने बात की कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है ताकि जो HI रिएक्शन के दौरान फॉर्म हो वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाए और तुरंत ऑक्सीडाइज होकर एक प्रोडक्ट बना ले। ठीक है, वापस रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना बच्चों, हमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है। और मतलब अगर हम इस तरीके से अगर एक एक मैकेनिज़्म को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब हम जैसे ही हम ये सारी प्रिपरेशन रिएक्शंस कंप्लीट कर लेंगे हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स की, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद करेंगे। और कोशिश करेंगे कि पहले चैप्टर्स कंप्लीट कर लें फिर हम कंप्लीट डिस्कस करें कि कंपटीशन में क्या होता है, कुछ चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं तो हम वो इकट्ठे समझ के करेंगे। लेकिन CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या नीट पॉइंट से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो इसी चैप्टर तक लिमिटेड होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। और बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। और आप लोग भी जो है प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो बच्चों। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस करोगे इन रिएक्शंस को उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा आपको। ठीक है बच्चों, अब हम हाइड्रोकार्बन से पहली हमने बच्चों क्या पढ़ी, फ्री रेडिकल। दूसरी हमने बच्चों क्या पढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों तीसरी रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको पता है हम आगे लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर आएगा अमीन्स, उसके अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ एक थोड़ा ब्रीफ सा पढ़ लेते हैं, इसके मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, वो हम उस टाइम पे पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक अमीन है, इसे अमाइंस बोलते हैं। जब कभी हमारा जो है नाइट्रोजन का ग्रुप आ जाता है तो उसे अमीन्स बोल देते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये जो अमीन्स होते हैं AMINES, ठीक है, ये अमीन्स होती हैं। तो ये अमीन्स जो हैं, जब इस अमीन की रिएक्शन हम हैलोजन एसिड के साथ करवाते हैं, HX हो सकता है हमारा क्लोरीन, हो सकता है ब्रोमीन, हो सकता है। जनरली यही जो क्लोरीन और ब्रोमीन की फॉर्मेशन करना बहुत ही आसान है क्योंकि वो इजीली रिएक्ट कर जाता है। फ्लोरीन भी कम कर पाता है, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो कई बार नहीं बना पाता प्रोडक्ट। आयोडीन क्या होता है, रिएक्टिव बहुत कम होता है, तो इसलिए दोनों में थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इस हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में अमीन की रिएक्शन होती है कोल्ड में, क्योंकि ये टेम्परेचर भी कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है, और NaNO2 के प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है कि ये जो अमीन्स हैं ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है N2X कि क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है और हैलोजन यहाँ अटैक कर देता है और डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें बस आपको इतना याद करना है कि जब कभी अमीन्स की रिएक्शन कराएंगे तो पहले डायजोनियम सॉल्ट बनेगी नाइट्रोजन हैलोजन की, फिर उसको जब हम बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2X2 से रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्टली बच्चों हेलोएरीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और N2 गैस रिलीज हो जाएगी फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो ये वाली रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन में बहुत फेवरेबल होती है बच्चों। आयोडीन के केस में क्लोरीन ब्रोमीन में होती है जब हम क्लोरीन ब्रोमीन के केस में Cu2X2 यूज़ करते हैं, जब डाइजो सॉल्ट की से जब हम हेलोएरीन बनाते हैं बच्चों तो उसमें क्यूप्रस हैलाइड की यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें आयोडीन हेलोएरीन्स में जब हमें आयोडीन हेलोजन यूज़ करते हैं तो हम पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करते हैं, तो आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो उस समय क्यूप्रस की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड।
बस इसको हमें याद रखना है और इसकी हमें मैकेनिज्म नीड नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मीन्स पढ़ेंगे कि ये डाइज़ो सॉल्ट कैसी होती है, कैसे बनता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए बच्चों इतना काफ़ी है सैंडमेयर्स रिएक्शन में। तो बच्चों हमने 3 पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम चौथी पे आएंगे हाइड्रोकार्बन्स की, दैट इज़ फ्रॉम एल्कीन्स। क्या आएंगे? फ्रॉम एल्कीन्स बच्चों। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अपनी 11th क्लास में भी इसका कुछ हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगी और ये इस तरीके से हम हेलो एल्कीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, कि जब हाइड्रोजन हैलाइड से जब कभी भी हम रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड HX होता है हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजन होता है। ठीक है, हेलोजन एसिड भी बोल देते हैं हम इसे। ठीक है, जब कभी भी इसकी रिएक्शन बच्चों एल्कीन से कराते हैं, ठीक है, इसे हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो हमने बच्चों किस में पढ़ी है? 11th क्लास में पढ़ी है कि एडिशन रिएक्शन कैसे होती है बच्चों एल्कीन्स के अंदर। ठीक है, तो उसकी मैकेनिज्म बच्चों हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ प्रोपीन का। उस प्रोपीन के अंदर जब कभी मैं हेलोजन एसिड, चाहे वो HCl ही क्यों ना हो, उसकी रिएक्शन कराता हूँ तो उसका मैकेनिज्म बच्चों क्या होता है? तो जो हमारा हेलोजन एसिड है HX, वो उसमें क्या होता है कि हेलोजन बच्चों हमारा क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये तो बच्चों हमने काफ़ी पढ़ लिया। तो इस पे हेलोजन बॉन्ड को अपनी तरफ डिलोकलाइज कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये किस तरीके से अटैक करेंगे और कैसे जुड़ेगा, ये बच्चों हम आगे देख लेते हैं। तो बच्चों अब ये जो हेलोजन, तो बच्चों ये जो हेलोजन एटम है, ये जो हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाला आयन जो है ये इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा हमेशा। जो हमारा एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन होता है वो पहले हमारे डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। तो वो हमारे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। ये डबल बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा, किस तरफ डिलोकलाइज होगा? इस वाले कार्बन पे होगा या इस वाले कार्बन पे होगा? तो हमेशा ये हमें पता है, मैं कितनी बारी बता, जितनी बारी आएगा उतनी बारी बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही आपने कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट समझ लिया, मतलब आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरीके से होगी कि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल वाला हो। तो यहाँ पे बच्चों कार्बोकेटाइन अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। और बच्चों अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बना तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। तो इसका मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बच्चों बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस तरफ। तो ये जो हमारा नेगेटिवली चार्ज हेलोजन है, ये हमारा इस पे आके अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन पे और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और ये जो नेगेटिवली चार्ज है इस पे हमारा हाइड्रोजन H+ आयन आके अटैच हो जाएगा और हमारा 2 हेलोप्रोपीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो 2 डिग्री वाला हेलोजन यहाँ हमारा बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारा, इस मैकेनिज्म से ही हमारा एक आता है मार्कोनिकॉव्स रूल। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमने अपनी 11th क्लास में पढ़ा है, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। हालांकि अगर किसी को मैकेनिज्म आती है तो मार्कोनिकॉव्स रूल की बच्चों ज़रूरत नहीं होती, बट क्योंकि ये एग्ज़ाम में सीधा पूछा जा सकता है या आपको एक पता भी होना चाहिए मार्कोनिकॉव रूल क्या है। तो उसमें क्या होता है, जब कभी भी एसिमेट्रिक एल्कीन्स होता है, देखो बच्चों सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो देखो कहीं भी जो है हमारा डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जब सिमेट्रिकल है तो, क्योंकि सेम हाइड्रोजन होंगे कार्बन के पास, सेम बिल्कुल सिमेट्री होगी, सेम नंबर ऑफ कार्बन दोनों जगह होंगे, सेम डिग्री वाला कार्बन होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब दिक्कत तब है जब ये सिमेट्रिकल है कि इस डबल बॉन्ड के साथ वाले एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक के पास 1 है। ठीक है, एक के साथ में एक एक इस वाले कार्बन के साथ में तो कोई और कार्बन है ही नहीं, इस वाले कार्बन के साथ में एक है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल वाले कार्बन्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है क्योंकि वो सिमेट्री है, कैसे भी देख लो आप। ठीक है, एसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है कि जब कभी भी एसिमेट्रिकल एल्कीन की बच्चों एडिशन रिएक्शन होती है तो उसमें बच्चों जो नेगेटिवली चार्ज हेलोजन होता है बच्चों, वो किस कार्बन पे जुड़ता है? जिसपे हाइड्रोजन कम होते हैं बच्चों। जैसे इसमें कितने थे? 1, इसमें कितने थे बच्चों? 2। तो कम किस पे थे? 1।
तो एक वाले पे हैलोजन जुड़ जाता है, दो वाले पे हैलोजन नहीं जुड़ता, उस पर हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाता है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों एल्कीन से हेलो एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये बच्चों क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका ही एल्कीन से। सपोज करो बच्चों ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरा एडिशन होगा अगर मैं हेलोजन एसिड HBr की रिएक्शन करा रहा हूँ। तो क्या क्या बनता है, Br माइनस आइन H प्लस आइन बच्चों। अब ये सिमेट्रिकल तो है नहीं, ये कैसा है, एसिमेट्रिकल है बच्चों। तो इसके अंदर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मतलब आपको मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं होगी फिर कि पेपर में आया सीधा कम हाइड्रोजन इसके पास है, तो वहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों, और एक क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखा बच्चों कितना सिंपल है, कितना इजी है। एक बार ही बच्चों आपने मैकेनिज्म समझ ली, बस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो पीछे रख देगी, मतलब आप एकदम एक्सेल करोगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन। कि एडिशन ऑफ हैलोजन से हम बनाते हैं, अभी हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स की काफ़ी सारे पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हमने, फिर रेडिकल मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, हमने ये एडिशन रिएक्शन भी पढ़ ली। तो डिफरेंट हमने हाइड्रोकार्बन से किस किस तरीके से कर सकते हैं हमने वो सारा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन, कि हैलोजन की एडिशन, ठीक है, हैलोजन की एडिशन से हम किस तरीके से बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में, फ्रॉम एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन जब हमारी हुई थी, अभी जो पीछे हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा, उसमें हमने क्या एडिशन रिएक्शन ही कराई थी। एडिशन रिएक्शन में हमने इसमें क्या लिया था, HBr लिया था, HCl लिया, मतलब हमने हैलोजन एसिड लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, सीधा उसका मॉलिक्यूल लेंगे। जब कभी भी हमें डबल बॉन्ड के एल्कीन में सीधा मॉलिक्यूल ऐड कराना है, अब यहाँ पे सिर्फ हम ना सिर्फ ब्रोमीन की एडिशन करेंगे। ये जो रिएक्शन है ना वो स्पेसिफिकली ब्रोमीन के लिए बनी है, और इसका एक और बेसिकली पर्पज़ है बच्चों। तो जब कभी भी हम Br2 ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ले लेंगे कि दोनों एटम किसके हैं, ब्रोमीन के हैं, और ये रिएक्शन जब हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, दो डबल बॉन्ड के दोनों उस पर ब्रोमीन जुड़ जाता है। अब यहाँ देखो बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एटम्स दोनों क्या है, सेम सेम है, चाहे आप इस वाले कार्बन पे जोड़ दो, चाहे आप इस वाले कार्बन पे जोड़ दो। तो इसीलिए यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल का कोई मतलब नहीं आता, सीधा दोनों कार्बन पे क्या होता है, ब्रोमीन जुड़ जाता है। जिस भी कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस दोनों कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। और इस ब्रोमीन जो Br2 मॉलिक्यूल है, इसका कलर कैसा होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन, और इसका कलर चेंज होके बच्चों क्या हो जाता है, रिएक्शन के बाद कोई कलर नहीं रहता बच्चों, इसका कोई कलर नहीं रहता, कंपाउंड में कोई कलर नहीं होता, कलरलेस हो जाता है। तो ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पता करने के लिए कि जिस कंपाउंड से हम Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या वो अल्कीन है, क्या वो अल्केन है, वो क्या है, क्या वो अल्काइन है, तो बहुत इजीली पता चल जाता है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि MCQ में व्हेन रिएक्टेंट ए नाम दे देंगे इसको, रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, द रेडिश ब्राउन कलर चेंजेस इनटू कलरलेस, which of the following is A? Whether A is first alkane, second alkene, third alkyne, fourth none of the above, तो क्या होगा, एल्कीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों को एक बारी, तो ये भी आप नोट कर लो बेशक से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम हाइड्रोकार्बन्स का ही पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन्स में हमने एडिशन ऑफ हैलोजन में हमने जो है एल्कीन्स में पढ़ लिया था कि एल्कीन्स के अंदर या तो हम हैलोजन एसिड के थ्रू हैलोजन को ऐड करा सकते हैं, या हम डायरेक्टली हैलोजन का मॉलिक्यूल जो सिर्फ ब्रोमीन के केस में है, Br2 के केस में CCl4 के प्रेजेंस में हम ब्रोमीन को ऐड करा सकते हैं। तो वहाँ से भी कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि पता है बच्चों CBSE में कैसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको प्रोपीन दे दिया, तो प्रोपीन दे के पता है क्या कहेंगे कि
प्रोपीन भी नहीं देंगे, आपको कहेंगे राइट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन। तो आपका दिमाग लगाएगा यार मैं 1,2 पोजीशन पे कैसे ऐड करूं। ठीक है, आपका दिमाग बच्चों क्या करेगा, मैं HBr से ऐड करूंगा तो एक ही ब्रोमीन ऐड होगा। ठीक है, तो एक ही ब्रोमीन कैसे काम चलेगा। तो फिर आपका दिमाग लगेगा कि हाँ डबल बॉन्ड में मैं Br2 के साथ रिएक्शन करा दूं, CCl4 की Br2 से रिएक्शन करा दूं CCl4 की प्रेजेंस में, तो हमारे 2 ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से। तो अब बच्चों फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो है मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ लिया था हमने। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था कि जो हमारा नेगेटिवली चार्ज हेलोजन है वो डायरेक्टली किस पे अटैच हो जाता है, जिस पे कम हाइड्रोजन है। लेकिन इस केस में बच्चों क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड हेलोजन एटम है वो किस पे डायरेक्टली अटैच होगा, वो अटैच होगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कोई कह दे कि प्रोपीन से आप बनाओ ब्रोमोप्रोपेन बनाओ, तो आपको कहेगा प्रोपीन से मैं 2 ब्रोमोप्रोपेन तो बना सकता हूँ मार्कोनिकॉफ रूल से, लेकिन 1 कैसे बनाऊंगा। तो 1 कैसे बनाओगे बच्चों, परोक्साइड इफेक्ट से। किससे, परोक्साइड इफेक्ट से, खराश इफेक्ट से। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट हो जाता है, जिससे हम उल्टा जोड़ देते हैं कि ब्रोमीन का जो नेगेटिवली चार्ज है या जो हेलोजन का नेगेटिवली चार्ज है बच्चों, जो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ता है, तो अगर बच्चों हमें ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे जो अटैच कराना है तो हम परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट करा सकते हैं। और जो परोक्साइड होता है ना बच्चों, पता है वो कैसा होता है, OO बॉन्ड से बना होता है। जैसे ये 2 R अल्काइल ग्रुप हो गए, वो दोनों OO ऑक्सीजन के बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये परोक्साइड होता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है अपनी हाइड्रोजन के अंदर बच्चों 11th क्लास में H2O2 हमने पढ़ा था ना बच्चों, हाइड्रोजन परोक्साइड, उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था, R की जगह H था, लेकिन स्ट्रक्चर यही था। तो परोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, अगली जो बच्चों रिएक्शन है दैट इज सेकंड हमारी क्या थी, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन थी। सेकंड हमारी क्या थी, हाइड्रोकार्बन से थी। फर्स्ट हमारी थी, हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन की थी। अल्कोहल में हमने बहुत सारी रिएक्शन देखी थी, थाइनल क्लोराइड, फास्फोरस वाली। हाइड्रोकार्बन से भी हमने बहुत सारी रिएक्शन देख ली। अब तीसरी है हेलोजन एक्सचेंज, कि ऑलरेडी बच्चों हमारे पास अगर हेलो एल्केन होगा तो उससे अगर दूसरा हेलो एल्केन बनाना होगा तो कैसे बनेगा। सपोज करो हमारे पास एक हेलो एल्केन है और वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, क्योंकि बच्चों हमें पता है ना कि क्लोरीन और ब्रोमीन का तो हेलो एल्केन ईजिली बन सकता है। अगर मुझे फ्लोरीन और आयोडीन को उससे बनाना है तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या करेंगे कि इस हेलो एल्केन को जो क्लोरीन और ब्रोमीन का होगा उसको अगर आयोडीन वाला बनाना है एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन, तो हम क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा लेंगे। तो क्या होगा कि ये सोडियम इस हेलोजन के साथ रिएक्ट करके इस वाले के साथ NaX की फॉर्मेशन कर लेगा, और जो आयोडीन है ये अल्काइल ग्रुप के साथ इस R के साथ जुड़ जाएगा और हमारा क्या बना लेगा, आयोडोल्केन बना लेगा, आयोडीन वाला एल्केन बना लेगा। तो कितना सिंपल है। कई रिएक्शन में आपने पढ़ा है ना कि आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है, आयोडीन के साथ बहुत मुश्किल है। तो उन केसेस के अंदर आप पहले क्या बना लो, क्लोरो वाला बना लो, ब्रोमो वाला बना लो, उसके बाद आप क्या करो, उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करा दो, आपका आयोडोल्केन बन जाएगा। और इस रिएक्शन का बच्चों नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्पेलिंग क्या है, FINKEL, ठीक है, STEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, तो अगर हमें ये हो गया आयोडीन वाला अल्केन, आयोडोल्केन में अगर हमें फ्लोरो वाला बनाना है, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो RX है, ठीक है, इसमें X क्लोरीन या ब्रोमीन होगा, इसकी हम सिल्वर फ्लोराइड से करा देंगे। सिल्वर फ्लोराइड की जगह और भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर फ्लोराइड का बच्चों मतलब क्या है कि हम मेटल फ्लोराइड से कराएंगे इसकी रिएक्शन। वो मेटल पता है कौन कौन से ले सकते हैं, सिल्वर, मरकरी, कोबाल्ट, एंटीमनी, ये ले सकते हैं, ये चारों। इन चारों में से किसी की भी रिएक्शन अगर हम उस हेलो एल्केन के साथ कराएं जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन है, तो हमारा फ्लोरो वाला हेलो एल्केन बन जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्ज रिएक्शन बच्चों। तो ये हमने सारी रिएक्शन पढ़ ली जिससे हेलो एल्केन्स बनता है, जिससे हेलो एरीन्स बनते हैं। वो डिफरेंट प्रिपरेशंस हमने पढ़ ली और ये बच्चों प्रिपरेशन बहुत काम आएंगे। इसको
बार बार रिवीजन करना सीबीएसई के पेपर में बहुत काम आएंगी, नीट में बहुत काम आएंगी, हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएंगी। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी हेलो एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया, अब हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ख़त्म हो गया है। ओके बाय बच्चों।